हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज का 7th वाला जो पार्ट है जो मैंने आपको सर्कुलर मोशन के टाइम पर दिया था वो रह गया था, उसका डिस्कशन वो आपको मैं करवा देता हूँ आज। इसके बाद जो है हम लोग फिर सॉलिड स्टेट के लेक्चर्स पे जाएंगे और उसके बाद अगर टाइम बचा हमारे पास तो हम सरफेस टेंशन का आज इंट्रोडक्शन देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है। आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास जो इसका मैंने सॉल्ट एग्जाम्पल्स आप लोगों को करा दिए थे। यूट्यूब वाले बच्चे ये हमारे एएसआई के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको इनके क्वेश्चन चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज हमारा 7 जो है वो क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कहता है एन अम्यूजमेंट पार्क राइड कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज वर्टिकल सिलेंडर दैट स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस fast enough that any person inside it is held up against the wall when the floors drop away. The coefficient of static friction between the person and the wall is mu s. ये रोटर वाला केस है, ये ऑलरेडी मैंने आपको कराए थे लेक्चर्स में, है ना। तो रोटर वाले केस में यहाँ पर क्या है, आपके पास ऐसे एक सिलेंडर है ना, एक अम्यूजमेंट पार्क में ऐसे कोई सिलेंड्रिकल आपके पास बेसिकली क्या है, राइड है, जिसमें क्या हो रहा है बच्चों, जिसमें जो है सिलेंड्रिकल राइड में ये ऐसे रोटेट कर रहा है और यहाँ पर मान लो कोई फ्लोर है, इस फ्लोर पे एक आदमी खड़ा हुआ है मान लीजिए, ठीक है ना, कोई पर्सन है और ये बिल्कुल क्या है, दीवार को यानी वॉल ऑफ द सिलेंडर को सट के खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद कहता है कि इसके कपड़ों में और वॉल के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू एस है। ठीक है ना, यानी पर्सन और वॉल के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू एस है। आपसे कहता है शो दैट द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन नेसेसरी टू कीप द पर्सन फ्रॉम फॉलिंग इज। तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या दिया हुआ है यहां पर, आपको बोला है ए पार्ट में शो करके बताओ कि t इज इक्वल्स टू क्या है, 4 पाई स्क्वायर कैपिटल R म्यू एस डिवाइडेड बाय g द होल रेज टू हाफ, यानी अंडर रूट। समझ आ गया, ये आपको बोला है कि ये शो करके आपको बताना है। ठीक है, टू शो, ये आपको शो करना है। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, सेकेंड पार्ट में वैल्यू दे दिया गया है, उसको भी निकाल लेते हैं। पहले इसको देखते हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड कैसे आएगा। तो पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि जब क्या होगा, ये रोटेट करेगा किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, मान लीजिए रोटेट करेगा, तो यहां पर ये क्या होगा ना, रोटेट कर रहा है। ये आपने फ्लोर को जैसे ड्रॉप किया तो फ्लोर को ड्रॉप करने के बाद भी ये आदमी नीचे नहीं गिरेगा। क्यों नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है ये नीचे वाले mg को बैलेंस कर लेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, फ्रिक्शन तो ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन mg को बैलेंस करेगा। mg वेट इसको नीचे खींचना चाहता है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसको ऊपर होल्ड करके रखा हुआ है। समझ आ गया, क्लियर है। उसके बाद जब वो कॉन्टैक्ट में है, जब भी कोई बॉडी किसी के कॉन्टैक्ट में होती है तो मैंने आपको स्टार्ट से बताया कि उस पर क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर भी बच्चों क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और बाहर के डायरेक्शन में अगर आप यहीं बैठ करके सोचें, आदमी के हिसाब से सोच रहे हैं, तो यहां पर बाहर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। और फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, mg को कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या है, mg है। समझ आया। अब फ्रिक्शन का यानी क्या, यहां पर मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है। इसका मतलब हम ये मानेंगे कि यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू पर है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों। तो यहां पर मैं लिख दूंगा FL। बात समझ में आ रही, क्लियर है। FL इज म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। तो देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन बताओ क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन आपको mg अपॉन म्यू एस मिल जाएगा। इसको अपन 1 दे देंगे। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए एक और इक्वेशन होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो CFF में क्या लिखूंगा, नाउ CFF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। समझ आ गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mr ओमेगा स्क्वायर या फिर mv स्क्वायर बाय r या फिर mv ओमेगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन।
ये वाला रेडियस कौन सा है, ये वाला रेडियस है जो यहाँ पर सिलेंडर का रेडियस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, नॉर्मल रिएक्शन को लिख दूंगा। बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास है ना, नॉर्मल रिएक्शन क्या मिला, देयरफॉर mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, mg डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। मास और मास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा क्या, आइए इसको देखते हैं। हमारे पास बचेगा देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, g अपॉन r म्यू s। ये अपने पास बच गया, r को नीचे भेज दिया मैंने, समझ आ गया बच्चों। हमको निकालना है टाइम पीरियड, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, बार बार याद करवाया था मैंने आपको। स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो बताओ जल्दी से क्या होगा, g अपॉन r म्यू s। जल्दी बताओ टी स्क्वायर क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर r म्यू s डिवाइडेड बाय g, इसका स्क्वायर रूट ले लो। जो चाहिए था वो मैंने निकाल करके दे दिया। रेडियस को कैपिटल R पुट कर दो, हमारी मर्जी हम कुछ भी पुट कर दे। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो बहुत सिंपल है, इक्वेशंस तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए पार्ट बी पे चलते हैं, पार्ट बी देखते हैं क्या कहता है। आइए पार्ट बी पे चलते हैं, ठीक है। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में आपसे कहता है ऑब्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर टी। अब टी का न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। इसमें क्या बताऊं मैं, अंडर रूट ऑफ ये क्या है टी, बताओ 4 पाई स्क्वायर म्यू एस डिवाइड बाय जी आया तुम्हारा, है ना। चलो भाई अब आपको क्या करना है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। बी वाले पार्ट में आपको कहता है कि आर का वैल्यू अब क्या लिख दो, 4 मीटर लिखो, म्यू एस क्या कर दो 0.4 कर दो। समझ में आ गया आपको, नंबर ऑफ हाउ मेनी रिवोल्यूशंस पर मिनट डज द सिलेंडर मेक। समझ में आ गया आपको, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रिवोल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम, यानी बेसिकली क्या निकालनी है आपको, फ्रीक्वेंसी निकालनी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है 1/t, लेकिन रिवोल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम में निकालना है उसको, तो मिनट में कन्वर्ट कर लेना, आपका सेकंड्स में आएगा वो। बात समझ में आ रही, तो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत तो नहीं है। आर की जगह पर क्या लिखो, 4 लिखो, यहाँ पर 0.4 लिखो, यहाँ पर 10 लिखो, कैलकुलेट करो, टाइम पीरियड आएगा। समझ में आ गया, टाइम पीरियड को क्या कर लो, टाइम पीरियड को तुम इसमें कन्वर्ट करो, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो वो आप लोग कर लेना, मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे सेकंड्स को, डिवाइड बाय 60। समझ आ गया, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तुमको आना चाहिए, ठीक है। बहुत बेसिक सा सवाल है, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद आगे, इफ द रेट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सिलेंडर इज मेड टू बी समवॉट लार्जर, if the rate of revolution of the cylinder is made to be somewhat larger, what happens to the magnitude of each one of the forces acting on the person, what happens to the motion of the person। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपसे क्या कहता है, इसको आप समझने की कोशिश करो कि यहां पर क्या कहता है कि अगर रेट ऑफ रिवोल्यूशन को बढ़ा दिया जाए, रिवोल्यूशन के रेट को बढ़ा दिया जाए, मतलब पहले अगर 1 सेकेंड में 5 रिवोल्यूशन हो रहे थे, तब उसको क्या कर दो, 8 कर दो या 10 कर दो या 15 कर दो, उसको बढ़ा दो, यानी क्या, ओमेगा बढ़ा दो। रेट ऑफ रिवोल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या, ओमेगा बढ़ा दो। ओमेगा बढ़ेगा तो क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पर। आइए इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करो। मैं आपको समझाता हूं कि ओमेगा बढ़ जाएगा तो क्या क्या चीजों पे फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो यही पूछा है आपको, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस, हर एक फोर्स के मैग्नीट्यूड पे क्या होगा और पर्सन के मोशन पे क्या होगा। आइए उसको समझते हैं। ये ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बोला था उसने। इसका मतलब ये अपने आप क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। ये बोला है ना उसने कि मैक्सिमम पीरियड है, मतलब क्या, अपने आप में फ्रिक्शन का क्या लग रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा। अब आपसे कहता है कि रेट ऑफ रिवोल्यूशन को बढ़ा दो, मतलब ओमेगा को बढ़ा दो। ओमेगा बढ़ने का मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बच्चों फॉर्मूला क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो ये जो अगर ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, मतलब वो सिलेंडर से बाहर की तरफ और पुश होगा। बात समझ में आ रही, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ते जा रहा है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये बाहर की तरफ ऐसे पुश करेगा तो ये सरफेस को और जोर से दबाएगा। अगर सरफेस को और जोर से दबाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन और ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन आपको यही बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस को कितनी जोर से दबा रहा है। समझ आ गया। तो ओमेगा बढ़ने से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। ऐसे सिलेंडर इमेजिन करो है ना, ऐसे ही घूमते जा रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। इसके मतलब क्या, अब बाहर की तरफ क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ते जाएगा। क्यों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने से क्या करेगा, सरफेस को और जोर से दबाएगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। और
लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ये इसका फॉर्मूला है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, देखो ये बढ़ेगा तो ये जोर से दबाएगा, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा मतलब लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो ओमेगा बढ़ने से सीएफएफ बढ़ेगा, सीएफएफ बढ़ने से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, और नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब क्या, ये ऑलरेडी लिमिटिंग फोर्स पे था जब उसको ओमेगा को नहीं बढ़ाया गया था। तो मान लो लिमिटिंग फोर्स कितना था? 10 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम कितना लग सकता है? 10 न्यूटन। वही लग रहा था 10 न्यूटन। बात समझ में आ गई? लेकिन ओमेगा बढ़ाने से इसकी लिमिटिंग वैल्यू 10 से 15 न्यूटन हो गई। लेकिन मुझे बताओ फ्रिक्शन बदलेगा क्या? फ्रिक्शन नहीं बदलेगा, लिमिटिंग फोर्स बदल चुका है। मतलब क्या, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन तक लग सकती थी, अब वो 15 न्यूटन तक लग सकती है। लेकिन इसको नीचे तो 10 न्यूटन ही चाहिए। तो फ्रिक्शन क्या करता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वो ऊपर 10 न्यूटन ही लगा रहा है। तो फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन में चेंज आ गया। अब समझ में आ गया? mg तो वेट तो ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? अरे मास थोड़ी चेंज हो रहा है, जी तो चेंज होगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो भाई, तो यहां पर ओमेगा बढ़ाने से क्या हो रहा है? ओमेगा बढ़ाने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रहा है, साथ साथ में नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से क्या हो रहा है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है। लिमिटिंग फोर्स यानी फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और बढ़ गई, लेकिन फ्रिक्शन नहीं बढ़ा। फ्रिक्शन यानी क्या? फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। mg तो 10 न्यूटन ही चाहिए था, तो अभी भी वो 10 न्यूटन ही लगाएगा। लेकिन वो अब लग कितना सकता है? 15 न्यूटन। पहले कितना लग सकता था? 10 ही लग सकता था, 10 लगा रहा था। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो अभी वो 15 तक लग सकता है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो इस तरीके से क्या क्या बढ़ जाएगा वो आपको बता दिया मैंने। समझ में आ गया? फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जो लग रहा है, अप्लाइड फ्रिक्शन, ये रिमेन्स कांस्टेंट है। समझ में आ गया? ये भी कांस्टेंट होगा। ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया? ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? कौन बढ़ रहा है, कौन कम हो रहा है, ये आपको मैंने डिटेल में समझा दिया अभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? if instead the cylinder's rate of revolution is made to be somewhat smaller, what happens to the magnitude of each one of the forces acting on the person? What happens to the motion of the person? ये जो अभी केस किया था ना, इसमें पर्सन के मोशन पे कुछ नहीं होगा, पर्सन वहीं रहेगा। समझ आ गया? क्यों? mg नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। mg मान लो 10 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन कितना है? वो भी 10 न्यूटन लग रहा था। बात समझ में आ रही है? इसने इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। फ्रिक्शन लग कितना सकता है? 15 न्यूटन, लेकिन रिक्वायरमेंट तो 10 की है, तो 10 लगा करके इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। तो ओमेगा बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी जगह पर जमा हुआ है। ठीक है ना? अब जो डी पार्ट है, डी पार्ट में क्या कहता है? वो डी पार्ट में कहता है कि ओमेगा को कम कर दो। ठीक है ना? अब देखो कहानी कैसे बदलेगी। ठीक है ना? अब कहानी कैसे बदलेगी, आइए उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश करो। ये फिर से पुराना वाला केस हो गया। अभी वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे है, लिमिटिंग वैल्यू उसकी 10 न्यूटन है। समझ आ गया? पुराना वाला केस हो गया। अब ओमेगा को क्या करना है? इसको कम करना है। ओमेगा कम होगा, ओमेगा कम होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा। ये बाहर की तरफ क्या होगा? जो खींच रहा था वो कम हो जाएगा। मतलब ऐसे बाहर की तरफ फेंकने की जो कोशिश कर रहा था वो ज्यादा फेंक नहीं पाएगा। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया। मतलब ये क्या करेगा? थोड़ा सा सरफेस को ढीला छोड़ेगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा कम होने से क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन कम, कि पहले जोर से दबा रहा था, अब ओमेगा कम हो गया ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया। इसका मतलब उतनी जोर से नहीं दबाएगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना? तो ज्यादा जोर से नहीं दबा पाएगा, नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये जैसे ही कम हो जाता है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा। मतलब जो ऑलरेडी लिमिटिंग पे था, अब लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। अब वो 10 से कहां पहुंच गए बच्चे? 10 से वो 8 न्यूटन पे मान लो पहुंच गए। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो गया, उसको mg को बैलेंस करने के लिए 10 ही चाहिए, और वो ऑलरेडी 10 पर था, क्योंकि स्टार्ट में ही बोला है मैक्सिमम रिवोल्यूशन, मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब हमने माना तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे ही था। समझ आ गया? तो जिसको उसको mg को बैलेंस करने के लिए 10 चाहिए था, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कम होने की वजह से 10 से वो 8 हो गया। अब mg नीचे लग रहा है 10, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन 8, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब पर्सन वहीं रुके रहेगा क्या? नहीं रुका रहेगा, पर्सन जो है स्लाइड करना शुरू कर देगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। समझ आ गया? ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, वो थोड़ी बदलने वाला है। समझ आ गया? और पर्सन क्या होगा? पर्सन स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन। समझ आ गया?
पर्सन नीचे स्लाइड डाउन शुरू कर देगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने पूरा एनालाइज किया इस क्वेश्चन को और आपको समझा दिया कि ओमेगा बढ़ेगा तो क्या होगा, ओमेगा कम होगा तो क्या होगा। सी और डी पार्ट को अच्छे से देखना है इसके, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो भाई, उसके बाद अभी सेकेंड वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अ रोलर कोस्टर कार हैज अ मास ऑफ 500 किलोग्राम when fully loaded with passengers. If the vehicle has a speed of 20 meter per second at point A, what is the force exerted by the track on the car at this point? ठीक है, आपको क्या कहता है कि रोलर कोस्टर आपके पास क्या है, कार है, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास है, ठीक है? यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ है ऐसे। अब आगे क्या कहता है, आगे आपसे कहता है ये कि ना यहाँ पर आपकी क्या है, कार है, ठीक? अब वो पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, मार्क नहीं किया है, ध्यान रखना। ये जो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, ए और बी है, ठीक है? और यहाँ पर जो इसका सर्कल बना हुआ है, यानी क्या, इमेजिन ये ऐसा कर्व है, तो इमेजिन करो कि यहाँ पर सर्कल है, उसका आपको जो रेडियस दिया है ना बच्चों, उसका रेडियस आपको दिया है यहाँ पर 10 मीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, ठीक है? और यहाँ पर जो इमेजिनरी सर्कल है ना, उसका अपने को रेडियस दिया हुआ है, उसका रेडियस अपने को मिला है वो है मान लो 15 मीटर। रेडियस कितना है इसका, 15 मीटर दिया है क्वेश्चन में, ठीक है? तो ऐसे आपको इमेजिन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप ऐसे कर्व पाथ पे जाएंगे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था पूरा सर्कल में घूमो या थोड़ा सर्कल में घूमो, आप क्या परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर मोशन। तो ये भी कर्व पार्ट है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं मतलब क्या, आर्क है, आर्क है मतलब पार्ट ऑफ अ सर्कल है, पार्ट ऑफ अ सर्कल है मतलब इमेजिनरी पूरा सर्कल बनाएंगे तो कुछ ना कुछ रेडियस बनेगा, वो रेडियस अपने को यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब मास अपने को दिया हुआ है, इसका मास बोला है 500 किलोग्राम, ठीक है? अपने को बोलता है फुल्ली लोडेड विद पैसेंजर्स है। इफ द व्हीकल हैज अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ये अपने को दिया हुआ है ए पॉइंट पे स्पीड। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द कार एट दिस पॉइंट? ए पॉइंट पे ट्रैक जो है, ये जो ट्रैक है वो यहाँ पर जब कार पहुंचेगी तो उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? ट्रैक फोर्स कौन सा एक्सर्ट करेगा? अरे नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट में है तो ट्रैक क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा। यानी ए पार्ट में निकालने क्या बोला है, नॉर्मल रिएक्शन। समझ आ गया? चलो भाई, ये देखो, ये लगेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा बताओ, नीचे लगेगा आपका क्या, mg, आपको पता है ये आपका नॉर्मल रिएक्शन। सेंटर की तरफ कौन है, नॉर्मल रिएक्शन, तो ये सेंटर की तरफ, जो सेंटर की तरफ होगा वो बड़ा होगा। समझ आ गया? याद रखना। तो n माइनस क्या है, mg, ये दोनों मिलकर के क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। कि सर्कल में जाना है ना भाई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं, mv स्क्वायर बाय r। समझ आ गया? क्लियर है? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ही निकालना है आपको ए पॉइंट पे, ये लिख देता हूं यहाँ पर मैं। क्या हो जाएगा, mg प्लस क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय r। m कितना है, m को कॉमन ले लो 500, g कितना है 10, v का स्क्वायर 20 इंटू 20, रेडियस कितना है वहां पर 10। समझ आ गया? 1 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500, ये हो जाएगा 10 प्लस 20 इंटू 2 इज 40, फिर 500 इंटू क्या हो जाएगा 50। समझ आ गया? 500 इंटू 50, 5 5 का कितना होगा 25, 5 का कितना होगा 25, और ये 0 0 0। समझ आया? क्लियर है? तो 25,000 न्यूटन आपका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। समझ आया? क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ए पॉइंट पे निकाल लिया कि ट्रैक कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। समझ आ गया? आसान है ये तो, ठीक है? चलो भाई, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या, बी वाला पार्ट देखिए क्या कहता है। बी वाला पार्ट आपसे पूछता है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड द व्हीकल कैन हैव एट पॉइंट बी एंड स्टिल रिमेन ऑन द ट्रैक। बी पे उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है ताकि वो ट्रैक पे बना रहे, उससे ज्यादा स्पीड। मैक्सिमम स्पीड मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा इतनी स्पीड, इससे ज्यादा कर दी तो क्या होगा, इससे ज्यादा कर दी तो ट्रैक से कॉन्टैक्ट छोड़ जाएगा, वो गाड़ी उड़ जाएगी, मतलब क्या होगा, कॉन्टैक्ट छोड़ देगी उससे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, यानी क्या, बिना कॉन्टैक्ट छोड़े उस पर वो कितनी मैक्सिमम स्पीड से चल सकता है। उससे ज्यादा स्पीड की तो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट छोड़ देगी गाड़ी, और कॉन्टैक्ट जब छोड़ देगी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए, तो बी वाले पार्ट पे जब हमारी कार है, यहां पर हमारी जब कार है, तो कार जब यहां पर है तो मुझे बताओ नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर ऑब्वियसली क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट में है। तो मुझे बताओ यहां पर सेंटर की तरफ कौन है, mg। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे mg माइनस nb।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बी वाले पॉइंट पे जो इसका नॉर्मल रिएक्शन, अब समझ आ गया। तो सेंटर की तरफ होगा वो बड़ा होगा, उसको पहले लिखना है। यहां पर देखो सेंटर की तरफ कौन था, एन, तो एन माइनस एम जी लिखा। यहां सेंटर की तरफ कौन है, एम जी, तो एम जी माइनस एन बी लिखा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है ना, ये आपकी मैक्सिमम स्पीड है। अब क्या, इससे ज्यादा स्पीड अगर आपने की तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कॉन्टैक्ट छोड़ देगा वो, तो नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर दो। एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, एम और एम कैंसिल हो गया, तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, आर जी। समझ आया, क्लियर है? तो इस तरीके से इसको निकालना है। तो याद रखना, इससे ज्यादा स्पीड अगर की तो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट छूट जाएगा और गाड़ी हवा में आ जाएगी, मतलब गिर जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, आर, आर कितना है 15, ये हो जाएगा 10, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 150। समझ में आया, क्लियर है? तो उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लेना, अंडर रूट ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सेकंड वाला भी मैंने आपको करा करके दे दिया। इसके बाद अभी हम लोग थर्ड वाले सवाल पे चलते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो समझाता हूं मैं। देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कहता है एन एयर पक ऑफ मास, एयर पक मतलब एयर बॉल आप समझ लीजिए, बहुत ही हल्का सा बॉल है, उसको एयर पक आप समझ लीजिए। तो एक आपके पास क्या एक बॉल है जिसका मास क्या है, m1 इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड इज अलाउड टू रिवॉल्व इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो आपके पास क्या है, ऐसे कोई एक सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे, और आपसे क्या कहता है कि यहां पर जो है ऐसे इसका रेडियस जो है वो क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, आपसे कहता है कि यहां पर जो है एक मास m1 का आपके पास एयर पक लगा हुआ है और नीचे जो है, नीचे यहां पर जो है आपसे कहता है, यानी इसके इससे ऐसे गया है वो, यहां से ऐसे जा करके यहां से बाहर निकला हुआ है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना, तो ऐसे बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं अभी बना देता हूं। ठीक, तो यहां से इससे क्या कर दिया, वो बाहर निकला हुआ है और ये वाला मास क्या है, m2 है, आपको बोलता है ये। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है आगे, of circle radius r of frictionless horizontal table, the other end of the string passes through a small hole in the center। दूसरा जो है सेंटर से पास हो रहा है, उसके स्मॉल होल है वहां पर, उसके सेंटर से पास हो रहा है। एंड द लोड ऑफ मास m2 इज टाइड टू द स्ट्रिंग। समझ में आ गया, जो स्ट्रिंग है उस पर एक लोड है मास m2 का, उसको टाइट कर दिया गया है। आपको आगे कहता है द सस्पेंडेड लोड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम व्हाइल द पक ऑन द टेबल टॉप रिवॉल्व्स। समझ में आ गया, ये जो सस्पेंडेड लोड है आपका वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है और साथ साथ में ये क्या कर रहा है, अपना रिवॉल्व कर रहा है। मतलब क्या, बहुत सिंपल है, ये आपका ऐसे टेबल है। समझ में आ गया, यहां पर आपका क्या है, ऐसे m1 क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और यहां से m1 से एक ऐसी रस्सी बंधी हुई है, एक रस्सी ऐसी बंधी हुई है, वो रस्सी जो है ये m1 रिवॉल्व कर रहा है, m1 से एक रस्सी बंधी हुई है, वो ऐसे नीचे जा रही है टेबल के, और नीचे क्या लगा हुआ है, नीचे m2 लगा हुआ है। अब समझ में आया, क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर m1 है, m1 अपना क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसे एक रस्सी बंधी हुई है जो यहाँ पर क्या है, ऐसे नीचे के डायरेक्शन में ऐसे सस्पेंडेड है m2 से। ठीक है, आपको आगे क्या कहता है, आपको आगे कहता है, देखिए ध्यान से, द सस्पेंडेड लोड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम व्हाइल द पक ऑन द टेबल टॉप रिवॉल्व्स। समझ में आ गया, ये रिवॉल्व कर रहा है अपना और ये अपना इक्विलिब्रियम में है, मतलब रुकी हुई है, नेट फोर्स उस पर जीरो है। तो आपको क्या कहता है, सबसे पहले क्या निकाल करके बताओ, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकाल के बताओ, टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन निकाल करके बताओ। सेकंड में आपको पूछता है रेडियल फोर्स निकाल करके बताओ, मतलब रेडियल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल करके बताओ। किस पे लगेगा, वो पक पे लगेगा, यानी बॉल पे लगेगा, है ना। रेडियल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल करके बताओ। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर आगे क्या कहता है, तीसरे में आपसे कहता है सी वाले पार्ट में कि आप क्या करो, स्पीड ऑफ द पक निकाल करके बताओ, उसकी स्पीड भी निकाल करके बताओ कि कितनी स्पीड से क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट में, चलो डी पार्ट ई पार्ट आगे करते हैं, बड़ा दिख रहा है, पहले तीन पार्ट कर लेते हैं इसके। ठीक है, आओ, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, टेंशन निकालना है। ए पार्ट में कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, नीचे क्या लगेगा बताओ, नीचे तो m2g लगेगा, रस्सी में क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। एक ही रस्सी है, मैंने क्या बोला था, जितनी रस्सी उतना टेंशन, मतलब यही टेंशन पूरी रस्सी में चलेगा और यही टेंशन देखो क्या करेगा, ये जो टेंशन यहां पर लग रहा है यही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले टेंशन तो क्या आ गया, टेंशन तो m2g के इक्वल आ गया, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2g, पहली चीज निकल गई, टेंशन m2g के इक्वल है, इक्विलिब्रियम में है। बी पार्ट में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालो। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा, रस्सी का टेंशन
टेंशन क्या है, M2G आ गया फिर से सेकंड वाले का आंसर। सी वाले में क्या करना है, सी वाले में आपको पूछा है स्पीड निकाल करके बताओ, ये आपको पूछा है टेंशन किसका काम कर रहा है, टेंशन mv²/r का काम कर रहा है। mv²/r मतलब क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। टेंशन लेकिन क्या है, टेंशन M2G है, ये वाला पार्ट क्या है, m1 है। ठीक है, ध्यान रखना m1 ये हो जाएगा m1 v²/r, तो v² क्या हो जाएगा m2/m1 r g √v। समझ आ गया, तो m2/m1 r/g ये आपका क्या है, स्पीड भी आ गई। समझ आया, क्लियर है। तो इतना इजी यार, ये सब निकालना बिल्कुल आसान है। तो ठीक है, सिर्फ मेरे ख्याल से 2-3 बच्चों ने ही किया है असाइनमेंट। मेहदी ने सबमिट किया है, कायनात ने सबमिट किया है, अब्दुल हाद ने उसके क्वेश्चन सबमिट किए, बाकी सारे बच्चों ने उसको हाथ भी नहीं लगाया अब तक। तो चुपचाप इसको कंप्लीट करके फौरन सबमिट करेंगे आप लोग। समझ में आई बात। चलो तीसरा वाला हो जाएगा, है ना। इसमें और आई थिंक बाकी है 2 पार्ट्स, वो भी आपको करा देता हूं मैं। देखिए ध्यान से, इसमें आगे क्या है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डी वाले पार्ट में क्या है, क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब व्हाट विल हैपन इन द मोशन ऑफ द पक इफ द वैल्यू ऑफ m2 इज समवॉट इंक्रीज बाय प्लेसिंग एन एडिशनल लोड ऑन इट। क्या कहता है ये आपसे, ये कहता है आपसे कि अगर हम लोग क्या कर देंगे, अच्छा रब कर दिया मैंने, अगर आप m2 के वेट को बढ़ा देंगे तो क्या होगा। और ई वाले पार्ट में कहता है कि क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब, यानी नंबर्स में नहीं जाना है, ओरली आपको समझाना है थ्योरेटिकली कि क्या होगा। क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब व्हाट विल हैपन इन इफ द मोशन of the puck if the value of m2 is instead decreased by removing a part of the hanging load। फिर से बना देता हूं मैं, जरूरत पड़ेगी उसकी। डी और ई पार्ट में क्या कहता है ना, मैं आपको समझाता हूं कि ऐसे हमारे पास क्या है, ये हमारा m1 और ये r और यहां से ये हैंग कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब ये क्या है m2। डी पार्ट में बोलता है कि m2 को बढ़ा दो तो क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, ये क्या करता है, पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनो, मुझे कोई पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाना है। ठीक है, मेरे पास अगर इसको अगर घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, मान लो 10 न्यूटन, तो मुझे 10 न्यूटन ही देना पड़ेगा। अगर मैंने 10 न्यूटन से ज्यादा कर दिया, मैंने दे दिया 11 न्यूटन, ये ऐसे सर्कल में घूमने के बजाय अंदर आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। और अगर ध्यान से सुनो, अगर मैंने क्या कर दिया, इससे कम दे दिया, 9 न्यूटन दे दिया, इस सर्कल से बाहर के डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी रास्ता छोड़ करके ऐसे इनर्शियल ऑब्जर्व के हिसाब से क्या होगा, टेंजेंशियल पाथ में चले जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। यही तुमको समझना है कि यहां पर सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जितना रिक्वायर्ड है उतना ही देना पड़ेगा। उससे कम दिया तो भी नहीं चलेगा, उससे ज्यादा दिया तो भी नहीं चलेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में जो पार्टिकल घूमता है, एक छोटे बच्चे के जैसा जिद्दी है, जो चाहिए वही देने का। उससे कम दिए तो क्या होगा, बाहर की तरफ चले जाएगा, उससे ज्यादा दिए तो अंदर की तरफ आ जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो यहां पर वही बोला है कि अगर आप m2 को बढ़ाएंगे, m2 को बढ़ा देंगे, m2 बढ़ा देंगे तो क्या होगा, m2g ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा तो टेंशन ज्यादा हो जाएगा। टेंशन किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा वो खींच रहा है, मतलब ये अंदर की तरफ आ जाएगा। समझ आ गया। m2 को कम कर दिया, m2 को कम कर दिया तो m2g कम हो जाएगा, m2g कम हो जाएगा तो टेंशन कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा मतलब जितना हम लोगों को क्या चाहिए था, फोर्स चाहिए था, सेंट्रीपिटल उससे कम हो गया, मतलब वो बाहर के डायरेक्शन में चले जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। ये इसका क्वालिटेटिवली मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि होने क्या वाला है। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आओ इसको फिल कर लेते हैं मार्कर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 3 कर लिए। चौथे सवाल पे चलते हैं। हमारा CAE 7 का जो 4th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग विद एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 90 डिग्री इफ द वैल्यू ऑफ m2 is for what angle with the vertical the acceleration of the bob is directed horizontally। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो ऑसिलेट कर रहा है। मतलब क्या, मतलब पहले डायग्राम बनाओ भाई, ये कुछ इस तरीके से होगा। ये पहले अपनी पोजीशन पे था और यहाँ से ये यहाँ तक पहुँचता है। समझ आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका 90 है। समझ आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ मैं, यानी क्या, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट नहीं करता है, ये ऐसे और ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर हो गया।
बात समझ में आ रही है। एंगल डिस्प्लेसमेंट उसका 90 है। तो आपको क्या बोलता है, आपसे कहता है ये कि कितने एंगल विद द वर्टिकल से कौन से एंगल के लिए उसका नेट एक्सेलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल होगा, नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। क्या मतलब होता है, मतलब समझाता हूँ मैं। मान लो ये पहले यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ पर होगा उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इधर पे क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दो एक्सेलरेशन होते बताया था मैंने। और ये इनका क्या होगा, देखो ध्यान से, ये इनका ऐसे कहीं होगा कुछ नेट एक्सेलरेशन, है ना। दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही। फिर यहाँ पर कहीं पहुँचेगा वो, वही होगा ये सेंट्रीपिटल, ये ऐसा, ये कुछ इनका क्या बनेगा, ऐसे नेट बनेगा। तो कोई एक ऐसा एंगल होगा जहाँ पर ये जो नेट एक्सेलरेशन बन रहा है ना, AC और AT का जो ये नेट बन रहा है, ये नेट पूरा हॉरिजॉन्टल हो। मतलब समझाऊं तो कोई तो ऐसा एंगल होगा जहां पर ये AC और AT का जो रिजल्टेंट है ना बच्चों, AC और AT का जो रिजल्टेंट है वो नेट हो, कितना होगा, कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। मतलब ये AC आपका है और ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका AT है, ये इसका क्या है, नेट है। और नेट क्या है, पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल है। समझ आ गया। यानी कोई तो ऐसा एंगल होगा, मान लो कोई एंगल थीटा होगा जिसपे AC और AT का जो नेट है वो पूरा हॉरिजॉन्टल है। समझ आ गया। कोई वेक्टर को पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल में लाने का एक ही तरीका है कि उसके वर्टिकल कंपोनेंट को खत्म कर दो। मतलब हॉरिजॉन्टल में तभी हो सकता है जब बाकी जो उसके कंपोनेंट वेक्टर है उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाए, एक दूसरे को काट दे। समझ आ रहा है। अगर वो कैंसिल हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना। चलो भाई, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसके भी कंपोनेंट बना सकते हैं, AT के भी कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो ये मेरे पास ऐसे आया। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, समझने की कोशिश करो। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC cos थीटा, है ना। ये हो जाएगा AC cos थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताओ जरा मुझे, थीटा कहाँ पर कैसे लोगे। अब जाओ, ये तो Z शेप था, ये तो तुमने थीटा ले लिया। यहाँ थीटा का क्या करोगे, बोलो कैसे करोगे थीटा को, यहाँ पर कैसे कर सकते हैं बताओ। ये मेरे पास थीटा है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ये 90 है, तो बताओ ये क्या होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये तो ऐसे परपेंडिकुलर ही है क्योंकि सेंट्रीपिटल है। सेंट्रीपिटल तो क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। समझ आया, क्लियर है। तो ये समझाने के लिए था आपको, ये थीटा हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा AT cos थीटा। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो आपके पास ये क्या है, ये आपका A नेट है और यहाँ पर वर्टिकल वाले बना देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, AC cos थीटा, और साथ साथ में यहाँ पर क्या है बताओ, साथ साथ में यहाँ पर आपका क्या है, AT साइन थीटा है। सॉरी, ये क्या है, साइन थीटा, क्योंकि कॉस, ये थीटा है ना, तो कॉस कंपोनेंट यहाँ होगा, तो AT साइन थीटा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इस तरीके से आपके पास है। तो ये पूरे तरीके से अगर आपको ये चाहिए तो ये और ये एक दूसरे को काट देना चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, फॉर A नेट एज हॉरिजॉन्टल वी रिक्वायर, क्या रिक्वायर्ड है हमको, AC cos थीटा शुड बी इक्वल टू AT साइन थीटा। AC cos थीटा AT साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो भी, अब इसको क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करना है। AT क्या है, AC क्या है, अब उसको पता करना है अपने को। आ जाओ उसको देखते हैं अभी। AC क्या होता है बताओ। AC होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज V स्क्वायर बाय R, ये होता है, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, V स्क्वायर बाय R होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल है उस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। समझ आ गया, कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, आओ उसको समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर स्पीड निकालनी है। वो स्पीड को आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपको AC मिल जाएगा। तो इस पॉइंट पे स्पीड क्या है वो आपको अब निकालना है। तो स्पीड निकालने का तरीका आपको मैंने कई बार बताया था। कैसे निकालोगे, वर्क पावर एनर्जी लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है बताओ, यहाँ से यहाँ गया है ना, ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। तो इनिशियल क्या था, इनिशियल 0। क्यों 0, कोई भी पेंडुलम जो ऑसिलेट करेगा तो एक्सट्रीम पे जाकर के रुक जाता है। समझ आ गया। तो वहां से मोशन कंसीडर करोगे तो इनिशियल क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर पहुंचते पहुंचते क्या हो गई, V हो गई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन कैसे निकालोगे, हाइट को तुमने h मान लिया। समझ आ गया। तो बताओ क्या होगा, ये नीचे के डायरेक्शन में है mg,
एम जी नीचे है, हाइट भी नीचे, तो क्या होगा प्लस एम जी एच हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल तो 0 हो गया। बात समझ में आ रही, क्लियर है। के फाइनल को क्या लिखोगे बताओ, हाफ एम वी का स्क्वायर, एम जी एच, एम और एम कैंसिल हो गया, बताओ क्या बचेगा, जल्दी बताओ। वी स्क्वायर क्या मिलेगा, वी स्क्वायर क्या मिलेगा 2gh, यानी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh। ये अपने पास आ गया, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये अपने पास क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 2gh आ गया v, तो v का स्क्वायर कर देंगे तो वहां पर उसको पुट करना है। अब थोड़ा सा और इसको समझना है कि ये h कैसे निकालेंगे। ये आपका लेंथ है टोटल l, ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये आपका टोटल लेंथ कितना है, l है, ध्यान रखो उसको। ये आपका ट्राइंगल है, ऐसा ये ट्राइंगल बना हुआ है ना, तो ये आपका ऐसे लेंथ है l। ये आपका एंगल क्या है, देखो ये एंगल क्या है, ये एंगल आपका थीटा है, और ये हाइट जो है ये भी वही हाइट है, सेम हाइट है, तो ये हाइट क्या है h, तो यहाँ से h निकल सकता है, क्या होगा देखो एडजेसेंट है हाइपोटेन्यूज से, मतलब क्या होगा कॉस थीटा, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, लिख के बताऊं, अरे कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h क्या होगा l कॉस थीटा, समझ आ गया। तो h की जगह क्या लिख दोगे, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g l कॉस थीटा, ऐसे निकालते हैं ये वेलोसिटी, समझ आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपको अभी क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गई, तो अभी अपन क्या कर देंगे, वेलोसिटी को पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अब मैं रब कर दूंगा, आई होप आपको समझ में आया होगा ही। आइए क्वेश्चन का आप लेवल देखो, मॉड्यूल में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसी जो हम लोग टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जेईई मेन, एडवांस और नीट में मिलने वाले हैं, समझ में आ गया। जो मैं आपको क्लासरूम में कराता हूँ 12th के जो क्वेश्चंस है वो सीईटी में आपको मिल जाएंगे, तो सब कवर करते जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, क्लियर हो गया। सीबीएसई का इस बार का जो पेपर था फिजिक्स का, वो देख करके समझ में आ रहा है कि आप भी मेंस लेवल की तैयारी करो, तब जा करके आपके फिजिक्स के पेपर अच्छे जाएंगे या बोर्ड्स के पेपर अच्छे जाएंगे, अच्छे लेवल के पेपर्स बना रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। चलो भाई, तो हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे कि v क्या मिला अपने को, v मिला अपने को अंडर रूट ऑफ 2g l cos थीटा, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। अब ac क्या होता है, ac स्क्वायर, ac होता है v स्क्वायर बाय r, यहाँ पर ये l क्या है, वही तो रेडियस का काम कर रहा है, तो इसकी जगह l लिख दो अभी तुम लोग, है ना। तो ये जाएगा क्या, v स्क्वायर करो तो 2g l cos थीटा डिवाइड बाय l, l और l कैंसिल हो गए, तो देयरफॉर ac क्या हो जाएगा 2g cos थीटा, मिल गया ac, समझ आ गया। अब AT की बात करेंगे, AT क्या है देखो ध्यान से, AT क्या होगा, नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, है ना, तो अगर सिर्फ एक्सेलरेशन माना जाए तो g लग रहा है, तो ये डायरेक्शन में g का कौन सा कॉम्पोनेंट है ना, ये अभी AT sin थीटा, ये समझ में आ गया ना, इसको हटाता हूं मैं, mg नीचे लग रहा है, समझ आ गया। तो mg का ये वाला कंपोनेंट क्या है, अगर मैं सिर्फ g का बोलूं तो ये g का ये वाला कंपोनेंट क्या है, g का ये वाला कंपोनेंट बताओ क्या होगा, अगर ये g है, ये ऐसा है, तो ये भी तो थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट, तो क्या होगा, ये हो जाएगा g cos थीटा, और ये क्या होगा g sin थीटा। तो AT का काम कौन कर रहा है, g sin थीटा कर रहा है, g sin थीटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, ये याद रखना है। एक बार सीईटी में इसके ऊपर सवाल आया है कि जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम कौन करता है, g sin थीटा, समझ आ गया, याद रखो उसको, ठीक है ना। तो AT भी अपने को मिल गया, देयरफॉर अपन क्या लिखेंगे, AT इज इक्वल टू क्या है, g sin थीटा। तो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन कंपोनेंट क्या करेगा, AT का काम करेगा। तो AC भी मिल गया, AT भी मिल गया, आप चुपचाप यहां पर पुट करो उसको, बताओ क्या है ये 2g cos थीटा इंटू cos थीटा, AT क्या है g sin थीटा इंटू साइन थीटा, बात समझ में आ रही, क्लियर है। मुझे बताओ ये दोनों के दोनों अभी यहां पर कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या हो, टेन स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा क्या मिलेगा बच्चों, tan थीटा मिलेगा √2, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √2, ये तुम्हारा थीटा आ गया, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन किए इसमें आप अभी लेवल देखो कैसे कैसे अब हम लोग जाते जा रहे हैं, समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से उसको देखो, कुछ नहीं समझेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हमसे डिस्कस करो इसके बारे में, ठीक है। आई होप मैंने ये क्लियर कर दिया आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को याद रखना, वो g sin थीटा है, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है अ सीलिंग फैन हैज अ डायमीटर ऑफ सर्कल थ्रू द आउटर एजेस ऑफ द 3 ब्लेड्स। उसका जो डायमीटर है, यहाँ से ऐसे मान लो कि अपने पास एक सीलिंग फैन है, और यहाँ से यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है उसको डायमीटर बोला इसने। तो डायमीटर कितना है बच्चों, डायमीटर बोला उसने 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर का डायमीटर है।
आरपीएम यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1500 आरपीएम, ठीक है, यानी 1500 डिवाइड बाय 60 आरपीएस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आरपीएस में कन्वर्ट कैसे करोगे, 60 से डिवाइड करके। मास कितना है 1 ग्राम, 1 ग्राम का मास स्टिक हो जाता है ऑन द आउटर एंड द ब्लेड, यानी 1 ग्राम का मास यहाँ पर क्या हो गया, स्टिक हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या कहता है, हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड। अजान होने दो। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे कि 1 ग्राम क्या कर रहा है, 1 ग्राम यहाँ पर स्टिक हो गया है उसके एंड पर। तो हम लोग को क्या कहता है, हम लोग को कहता है हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड। फैन जो है अपनी फुल स्पीड पे अगर रन करेगा, तो फुल स्पीड पे ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपको वो कहता है कि फुल स्पीड पे अगर रन करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो यहीं बैठ करके सोचोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, बाहर रह करके सोचोगे तो सेंट्रीपिटल लगेगा, तो वही निकाल लो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल कितना है। हु एक्सर्ट्स दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल, ये फोर्स जो है कौन एक्सर्ट कर रहा है उस पर, ये स्टिक हुआ है ना, इसका मतलब उसके ये जो आपका स्टिकिंग सब्सटेंस है और ब्लेड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो एक्सर्ट करेगा उसको, समझ आ गया। उसके बाद क्या, हाउ मच फोर्स डज अ पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड अलोंग इट्स सरफेस, उसके सरफेस के अलाउंग कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, जितना ये कर रहा है, जितना फैन का ब्लेड उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा उतना ये भी करेगा। अलोंग इट्स सरफेस बोला है, नेट फोर्स बोलता तो इसका नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन, ये दोनों का जो नेट आता ना वो होता, नेट नहीं बोला है, बोला अलोंग इट्स सरफेस, समझ आ रहा है क्या बोला। तो जितना ये एक्शन करेगा उस पर उतना ये भी क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको पहली चीज़ तो क्या निकालनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। कैसे निकालोगे, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालोगे बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, CPF बताओ जल्दी से, mv² या फिर mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा क्या होगा 2 पाई का स्क्वायर, mr 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। अब मैं ये बताऊंगा नहीं कि इसको कैसे करते हैं, ये तुमको आना चाहिए भी। डायमीटर का तुमको क्या करना है, उसका रेडियस तुमको बनाना है, वो तुम बना लेना। मास तुमको दिया हुआ है 1 ग्राम, 1 ग्राम मास दिया हुआ है, और पाई तुमको पता है क्या है, एन का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ये वैल्यू को पुट करो, आंसर निकालो। कौन एक्सर्ट कर रहा है, फ्रिक्शन वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बिना फ्रिक्शन के वो रुकेगा ही नहीं वहाँ पर। और तीसरी चीज़ कितना फोर्स लगाएगा, जितना ये लगा रहा है उतना वो भी लगाएगा, एक्शन का रिएक्शन, समझ आ गया। तो जितना ब्लेड उस पर फोर्स लगा रहा है उतना ही पार्टिकल उस पर लगा रहा है, बात समझ में आ गई। अलोंग इट सरफेस नेट फोर्स बोलेगा तो नॉर्मल रिएक्शन और इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई ये भी निकाल के बता दिया तुमको मैंने, ये सब क्या है बेसिक से सवाल है। आओ आगे चलते हैं, आगे क्या है इसके बाद, a simple pendulum is constructed by attaching a bob of mass small m to a string of length capital L fixed at its upper end. Bob oscillates in a vertical plane. It is found that speed of the bob is v when the string makes an angle of alpha with the vertical. Find the tension in the string and the magnitude of net force on the bob at the instant. ये डेरिवेशन सीधा मैं करा चुका हूँ। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ये क्या कह रहा है आपसे कि कोई पार्ट ऐसे कोई अरेंजमेंट किया है हम लोगों ने, और इस तरीके से क्या कर रहा है, आपका जो बॉब है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से वो यहाँ से जब यहाँ तक कहीं पहुँचेगा, वर्टिकल के साथ में अल्फा एंगल बनाना है। टेंशन बताओ, टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया ना मैंने तुमको, T-mg cos थीटा होता है। यहाँ पर थीटा की जगह क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, mv²/r हो गया। ये तो मैंने पूरा सिखाया है तुमको कैसे टेंशन निकालते हैं, जा करके देखो अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं देखा है तो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या पूछा है, दूसरी चीज़ पूछा है उसने कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स निकालो। ये तुमको बताना पड़ेगा नेट फोर्स क्या होगा, समझो जरा। ये आपका क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। स्पीड कम ज़्यादा होगी तो यहाँ पर क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स भी होगा, समझ आ रहा है, तभी तो स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। तो इनका जो होगा ये क्या बनेगा, ये कहीं बनेगा क्या आपका नेट फोर्स, वही AC AT A नेट, वो चीज़ तो ये चीज़ तो बना है, वो बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये 90 होते हैं, 90 पे होते हैं, यानी F नेट क्या होगा, FC बार प्लस क्या होगा, FT बार, है ना। तो F सेंट्रीपिटल प्लस F टेंजेंशियल, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, मैग्नीट्यूड निकालने बोला गया है, तो FC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, FT का स्क्वायर हो जाएगा। FC यानी क्या, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पर लिख दो उसको mv²/r द होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा टेंजेंशियल फोर्स,
टेंजेंशियल फोर्स होगा आपका Ft इज इक्वल्स टू m इंटू ए टी का काम कौन करेगा, अभी बताया था तुमको मैंने, ए टी का काम कौन करेगा, जी साइन अल्फा, यहाँ पर अल्फा है ना, जी साइन अल्फा काम करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, m जी साइन अल्फा द होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही, क्लियर है। इसका लेंथ अगर l बोला है तो l ले लेना, ठीक है, यहाँ पर भी l कर दो उसको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे छठा सवाल भी हो गया ना, आप सातवें सवाल पे चलते हैं। हमारे 7th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या है। 7th क्वेश्चन जो है ये आपसे कहता है अ कार इज मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड ओवर अ सर्कुलर ब्रिज ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये होगी नहीं हुआ ये। A car is moving at a uniform speed over a circular bridge of radius capital R which subtends an angle of 90 degree at its center. Find the minimum possible speed, minimum speed निकालनी है आपको, so that the car can cross the bridge without losing the contact anywhere. पहले तो मैक्सिमम स्पीड निकाला था, अब मिनिमम स्पीड निकालना है, कम से कम इतनी स्पीड हो, वरना तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई, तो मिनिमम स्पीड और 90 डिग्री का ब्रिज है। 7th क्वेश्चन जो है आपका, 7th क्वेश्चन कहता है ऐसे आपके पास कोई ब्रिज है और ये यहाँ पर 90 डिग्री क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इस पे इसकी मिनिमम स्पीड निकालनी है कि वो कॉन्टैक्ट लूज ना करे, है ना। तो यहाँ पर आपके पास नीचे तो क्या लगेगा बच्चों, mg लगेगा। उसके बाद ये आपने क्या कर दिया ना, आपने इसके सेंटर को इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। पहले आप ये ऐसे बनाओ, फिर ये पहले भी बताया था आपको मैंने, फिर बता रहा हूँ कैसे करते हैं इसको। ये mg है तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा, और ये वाला क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, आप जानते हैं इसको, है ना भाई। और ये एंगल क्या है आपका, थीटा है। ये टोटल एंगल कितना है, टोटल 90 डिग्री बोला है, ठीक है। तो आपको पता ही है क्या करना है, सेंटर की तरफ कौन है, mg cos थीटा, तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू क्या होगा, mv स्क्वायर बाय r। समझ आ गया। अब आपको बोला है कि मिनिमम स्पीड निकालो कि आपका कॉन्टैक्ट ना छूटे, समझ आ गया। तो मान लेते हैं कि कॉन्टैक्ट छूट गया तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया। अगर कॉन्टैक्ट छूट गया तो क्या लिखूंगा मैं, mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू mg cos थीटा, m और m कैंसिल हो गया, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ rg cos थीटा। ये अपने पास क्या हो गई, आपकी वेलोसिटी आ गई। बात समझ में आ रही, क्लियर है। अब इसके बाद क्या है ना बच्चों, उसको समझने की कोशिश करो कि इसके बाद क्या है। अब आपको क्या करना है, इसका मिनिमम स्पीड आपको निकालना है। अगर इसका मिनिमम स्पीड आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, cos थीटा को मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही कोई भी, याद रखो, कोई भी इक्वेशन में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको मिनिमम या मैक्सिमम बनाना है तो उसके दूसरे साइड पे जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको मैक्सिमम या मिनिमम बना दो। तो हम लोग बोलेंगे फॉर v इक्वल्स टू v मिनिमम cos थीटा शुड बी मिनिमम। और cos थीटा मिनिमम करने के लिए थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा और cos थीटा में रिलेशन उल्टा है, थीटा बढ़ने पे cos थीटा कम होता है। तो थीटा को मिनिमम कर, cos थीटा को मिनिमम करना है, तो दिस इंप्लाइज थीटा शुड बी मैक्सिमम, थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। ये रीजन पूरा 90 का है, तो ये थीटा तो यही है ना सिर्फ, तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यहां से यहां तक कितना हो सकता है, 45। सेंटर से मैंने लाइन बनाई है, समझ आ गया। ये यहां से मैं क्या लगा रहा हूं, ये ऐसे बढ़ते बढ़ते, ये 0 था, बढ़ते 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 क्या हो गया, ऐसे 45 आ गया। बस समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, याद रखना। और एंड थीटा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या होगा, 45 डिग्री। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी, 45 डिग्री होगी। यहां से 0 था, बढ़ते 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 कितना हो गया, यहाँ पर आपको 45 हो गया। समझ में आ गया। तो देयरफॉर आप क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg cos 45। cos 45 कितना होता है बताओ, cos 45 1/√2, तो 1/√2 ये आपका क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड है। ऐसे करने का इसको, समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलो ये भी अपन ने कर लिया। इसके बाद 8th और 9th हमारे बच गए, उसको मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, 2 सवाल बच गए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट करेंगे। सॉलिड स्टेट पढ़ा दूंगा आपको मैं, आगे का पार्ट, ठीक है। उसके क्वेश्चंस भी करवाने हैं आज तो, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन क्या कहता है, अ डिस्क ऑफ रेडियस r रोटेट्स फ्रॉम रेस्ट
about a vertical axis, constant angular acceleration, such that a coin placed at the periphery of the disk moves with a tangential acceleration a as shown in the figure. If the coefficient of static friction between the coin and the disk is mu s, find the velocity of the coin before it starts sliding relative to the disk. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये आपसे कहता है कि आपके पास एक डिस्क है जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस आपके पास कैपिटल R है, कैपिटल R का इसका रेडियस है. समझ में आ गया, ठीक है ना. रेस्ट से शुरू करता है, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 0 है. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है. सच दैट अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द पेरिफेरी. पेरिफेरी मतलब किनारे पे क्या कर दिया है, कॉइन को रख दिया है, ठीक है. अब आपसे कहता है विद अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, ये मूव करता है एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ में. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है मतलब क्या, लीनियर स्पीड बढ़ रही होगी इसकी. समझ आ रहा है, क्लियर है. और सेंट्रीपिटल तो रहना ही है क्योंकि घूम रहा है. और इनके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू एस है, सरफेस और कॉइन के बीच में, ठीक है. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कॉइन बिफोर इट स्टार्ट स्लाइडिंग रिलेटिव टू द डिस्क. समझ में आ गया. डिस्क के रिस्पेक्ट में ये स्लाइड करना शुरू हो जाए तो वो जिस वेलोसिटी से ज़्यादा करने पर वो स्लाइड करना शुरू हो जाए, वो वेलोसिटी आपको निकालनी है. यानी मैक्सिमम वो वेलोसिटी क्या होगी जिस पे वो क्या करे, स्लाइड ना करे. समझ में आ गया, क्लियर है. उससे ज़्यादा कर दी तो क्या हो जाएगा, वो स्लाइड कर जाएगा, ठीक है ना. अब ये घूम रहा है, इनके बीच में फ्रिक्शन है, तो याद रखो फ्रिक्शन यहाँ पर और कोई फोर्स नहीं है जो दोनों चीज़ें अपने को प्रोवाइड करे. कौन, सेंट्रीपिटल भी और टेंजेंशियल भी. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं. तो फ्रिक्शन ही क्या करेगा, फ्रिक्शन जो है हमारा, फ्रिक्शन जो है यही अपने को क्या करेगा, एफ सी बार और एफ टी बार प्रोवाइड करेगा. समझ आ गया. सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करेगा. और कोई फोर्स ही नहीं है मेरे पास, सेंट्रीपिटल तो वही प्रोवाइड करेगा. अब और कोई फोर्स नहीं है तो इसका मतलब फ्रिक्शन ही क्या कर रहा है, टेंजेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उसके बाद लीनियर एक्सेलरेशन है. बोला गया कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं. तो टेंजेंशियल है, इसका मतलब फ्रिक्शन ही क्या कर रहा होगा, ये प्रोवाइड कर रहा होगा. और यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना. फ्रिक्शन इससे या तो इसके इक्वल होगा या तो इससे ज़्यादा होगा, है ना. चलो भाई, इससे लेस या उसके इक्वल होगा. समझ में आ गया. या तो इसके इक्वल होगा या तो इससे लेस होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता उसका लिमिटिंग वैल्यू. समझ में आ गई बात, क्लियर है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब जो है अपन क्या करेंगे, जो अपना यहाँ पर फ्रिक्शन आया उसको अपन लिखते हैं. तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा कि हमारा जो फ्रिक्शन है यहाँ पर म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ सी बार प्लस एफ टी बार का मैग्नीट्यूड. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं. इनके मैग्नीट्यूड के क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर या उससे इक्वल होना चाहिए. इससे अगर कम हो गया तब तो बाहर चले जाएगा. बात समझ में आ रही है. तो या तो वो क्या हो जाए, इसके इक्वल हो, या तो इससे क्या हो, फ्रिक्शन बड़ा हो, ये नेट फोर्स से. बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं. इससे कम हो गया तो बाहर की तरफ फेंक जाएगा. तो अपने को अब क्या करना है, अपने को भी कुछ चीज़ें निकालनी है. वो कैसे निकालेंगे, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है. हमारे पास जो है नॉर्मल रिएक्शन है. तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा, नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा. तो यहाँ लिखूंगा मैं म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन दिस. यहाँ पर अब इनका अपने को क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है. कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ क्या होगा, एफ सी का स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर, ऐसे मैग्नीट्यूड निकलेगा. अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर एफ सी, ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर द होल स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर, यानी क्या, टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर. टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर क्या होगा, एम ए टी का स्क्वायर. ये बात समझ में आ रही, क्लियर है. इसको हम लोग लिख देंगे. और ए टी क्या होता है अपने को पता है. ए टी क्या होता है, ए टी होता है आर अल्फा, उसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी एम आर अल्फा द होल स्क्वायर. समझ आ गया. दोनों साइड अपन क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है अभी, वेलोसिटी, यानी बेसिकली वो स्पीड निकालना है जिसके बाद वो क्या करे, स्लाइड करना शुरू हो जाए. स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है ना. ये बच्चे नीट वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, नीट वालों के लिए नहीं है ना, सीईटी वालों के लिए. ये सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस वालों के लिए, एडवांस का सवाल है, ठीक है. चलो भाई, स्क्वायरिंग करो दोनों साइड पे. तो म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एम, इसको स्क्वायर करो, वी रेज टू 4 आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर. समझ आ गया, क्लियर है. इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इनको यहाँ भेजो. देयरफॉर क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर. समझ में आ गया. एम स्क्वायर को कैंसिल भी कर सकते हैं, दोनों साइड से क्या कर दिया, एम स्क्वायर कैंसिल कर दिया. म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन क्या होगा, वी रेज टू 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर. ठीक है ना, ये अपने पास है. अपन क्या कर देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे. तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन वी रेज टू 4 अपॉन आर स्क्वायर
तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, v रेज़ टू 4 को यहीं रखेंगे, लेस देन इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास r स्क्वायर और म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अल्फा स्क्वायर. तो देयरफॉर v रेज़ टू 4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू r स्क्वायर म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अल्फा स्क्वायर द होल रेज़ टू 1/4. दिस शुड बी दी आंसर. समझ आ गया, क्लियर है. तो इस तरीके से इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है. ठीक है ना, क्लियर हो गया. तो ऐसे मैंने आपको ये निकाल करके सारी चीज़ें दे दी इसमें. अब इसमें और अगर कोई वेरिएशन हो तो आप मुझे बताइएगा. ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं. इसमें आगे क्या है उसको समझते हैं. ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसका. आखिरी क्वेश्चन जो है हमारा 9th क्वेश्चन, वो आपसे क्या कहता है, वो आपसे कहता है a small wedge whose base is horizontal is fixed to a vertical rod as shown in the figure. एक small wedge है, इसका बेस हॉरिजॉन्टल है, जो एक रॉड को क्या कर दिया है, ऐसे रॉड से फिक्स हुआ है. ये आपको बोला है इसने. ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है कि यहां पर ये ऐसा है. उसके बाद ये एंगल क्या है, ये एंगल आपका थीटा है, ये क्या है साइड L है, ये आपका मास M है. ठीक है, और ये एक वेज है आपके पास. ठीक है, चलो भाई आगे क्या कहता है, आगे कहता है द स्लोपिंग साइड ऑफ द वेज इज फ्रिक्शनलेस. ये फ्रिक्शनलेस है स्लोपिंग साइड, एंड द वेज इज स्पन विद एन एंगुलर वेलोसिटी. इसको एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं अबाउट द वर्टिकल एक्सिस. द वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड फॉर विच द ब्लॉक ऑफ मास जस्ट नॉट m just does not slide the wedge, वो निकालना है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा निकालना है जिसमें वो स्लाइड ना करे, उसके बाद वो स्लाइड कर जाएगा. यानी ओमेगा का वैल्यू निकालना है और साथ साथ में नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक बाय वेज एंड द ब्लॉक डज नॉट स्लिप रिलेटिव टू द वेज. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन भी आपको निकाल करके बताना है. आओ उसको सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा देखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का L है, ये जो उसका है ना ये पूरा L है. समझ आ गया, ठीक है ना. लेकिन यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस R है. समझ, R मान लिया. क्यों, जब ये घूमेगा तो ये यही तो सर्कल बनेगा ना, ऐसे ही तो सर्कल बनेगा. तो ये जो उसका क्या है रेडियस है, रेडियस क्या है सर्कल का, सर्कल का रेडियस R है. समझ आ गया, ठीक है ना. अब इस पर क्या क्या लगेगा, यहीं बैठ करके आप सोचो, चीटी बन जाओ, है ना. यहाँ बैठ करके सोचो तो ये डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना. यहीं बैठ करके सोच रहे हैं आप, यहीं बैठ करके सोच रहे हैं. यहाँ पर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन. समझ आ गया. नीचे क्या लगेगा आपको पता है, mg, उसके 2 कंपोनेंट. समझ आ गया. फिर इसके भी 2 कंपोनेंट बताया था मैंने. ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, mg cos थीटा. ये क्या हो जाएगा आपका mg sin थीटा. ये क्या हो जाएगा बताओ, cff cos थीटा. ये क्या हो जाएगा इसके साथ में जो ऐड होगा वो क्या होगा, cff sin थीटा. समझ आ गया, क्लियर है. अब ये स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर फोर्सेस क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं. समझ में आ रही बात, क्लियर है. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसको समझने की कोशिश करो कि मेरे पास क्या है, स्लाइड नहीं कर रहा. स्लाइड नहीं कर रहा मतलब क्या, स्लाइड नहीं करने का मतलब कि ये और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. और ये जो है नॉर्मल रिएक्शन वाला भी क्या कर रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है. तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको समझो ज़रा. तो ये और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं. तो मैं लिखूंगा CFF cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg sin थीटा. क्लियर है. ये क्या होता है, CFF mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा. m और m क्या हो गया, कैंसिल हो गया. r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, g sin थीटा. क्लियर हो गया. इसके बाद आगे चलते हैं. आगे क्या है, अब अपने को क्या निकालना है बच्चों, अब अपने को निकालना है ओमेगा. ओमेगा कैसे निकलेगा बताओ, ये हो जाएगा g sin थीटा बाय cos थीटा. क्या होगा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा. साइन cos क्या होगा, tan थीटा. और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, r, इसका स्क्वायर, ये अंडर रूट आपका क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा. तो ओमेगा आपको क्या मिला, ओमेगा आपको मिला g tan थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, r. ठीक है ना. चलो भाई ये हो गया अपना काम. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है देखो ध्यान से, CFF cos थीटा, ये सारी चीज़ें अपनी आ गई. ठीक है, r का वैल्यू भी पुट कर देंगे तो भी चल जाएगा. r का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, r का वैल्यू क्या होगा देखो, cos थीटा निकाल दोगे, बुक में तुम्हारे दिया हुआ. r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू होगा, ये cos थीटा क्या होगा देखो, एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी r अपॉन l. तो r हो जाएगा l cos थीटा. ठीक है, तो ये अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, g tan थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, l cos थीटा. ये आपका क्या है, ओमेगा है.
समझ आ गया? तो ओमेगा निकाल कर दे दिया। नॉर्मल रिएक्शन में क्या करता है, इनको बैलेंस कर लेना और लिख देना। कौन कौन आएगा? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, CFF sin थीटा प्लस mg cos थीटा। समझ आ गया? क्लियर है? उसको बैलेंस करो, अपना आंसर लिखो। समझ आ गया? तो ये सब मैंने आपको करा दिया। इसके बाद अभी हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद अभी हम लोगों को हमको सॉलिड स्टेट करना है, ठीक है ना? तो ये हम लोग को, ये आप लोग कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग सॉलिड स्टेट करते हैं अभी, ठीक है? चलिए।